हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम एंड ऑनर्स 8th सेमेस्टर डीएससी का डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इस सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट मतलब यूनिट 4 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो 1 से लेके 3rd यूनिट तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली यूनिट 4 करेंगे, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। इसमें हमें पढ़ना है सोशल मूवमेंट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हुए, प्रवास तथा विकास की प्रक्रिया। इसमें हम अलग अलग सोशल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, अलग अलग सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे जो कि ट्राइबल जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने किए, किसानों ने किए, दलितों ने किए, महिलाओं ने किए। ठीक है, उन आंदोलनों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। एंड स्पेसिफिकली हम इसमें आज़ादी के बाद जो आंदोलन हुए थे, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट या दलित आंदोलन या महिला आंदोलन या जो सिविल राइट्स आंदोलन थे, नागरिक अधिकार आंदोलन, वो भी इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यूनिट 4 इस वीडियो में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। एंड अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको नोट्स एंड सिलेबस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आदिवासी आंदोलन के बारे में। भारत में स्वतंत्रता के बाद आदिवासी आंदोलन हुए, काफ़ी बड़े पैमाने पर हुए। ठीक है, अब आदिवासी आंदोलन जो थे, जिन्हें ट्राइबल मूवमेंट या ट्राइबल प्रोटेस्ट भी कहा जा सकता है, ये जो ट्राइबल प्रोटेस्ट थे, आदिवासी आंदोलन जो थे, इनका मेन कारण क्या था? इनका जो मेन कारण था, मुख्य जो कारण था इनका, वो था विकास परियोजनाएं। स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस सरकार को भारत का विकास करना था, भारत को तेज़ गति से आगे बढ़ाना था। इसके लिए ज़रूरी था कि जो सरकार है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करें, विकास से संबंधित परियोजनाएं लेकर आए। अब सरकार ने कई विकास परियोजनाएं बनाई। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसी विकास परियोजनाएं थी जिनकी वजह से आदिवासियों के अंदर गुस्सा बढ़ा एंड आदिवासियों ने आंदोलन किए। अब वो विकास परियोजनाएं क्या थी, ये इम्पोर्टेंट है जानना। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो विकास परियोजनाएं बनाई गई थी, उसमें ज़्यादातर जो विकास परियोजनाएं थी वो किससे संबंधित थी? डैम बनाने से संबंधित थी। डैम मतलब बांध बनाने से संबंधित थी। खनन तथा उद्योग, इनसे संबंधित विकास परियोजनाएं सरकार ने बनाई आज़ादी के बाद। एंड इसी कारण आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। आदिवासी आपको पता ही है, जंगलों में रहते थे। ठीक है, एंड जो खनन होता था वो भी जंगलों में ही होता था, क्योंकि जंगलों में ही खनन करके ज़मीन से जो कीमती खनिज है वो निकाले जाते थे। ठीक है, अब खनन भी जंगलों में ही होता है, आदिवासी भी जंगलों में रहते थे। तो जब सरकार ने खनन की परियोजना बनाई तो जो आदिवासी जंगलों में रह गए थे उनको गुस्सा आया, उनके अंदर आक्रोश बढ़ा, उन्होंने विरोध किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। ठीक है, हमें अपनी जगह से क्यों विस्थापित किया जा रहा है। तो सरकार की जो खनन से संबंधित परियोजना थी, इसके कारण भी आदिवासियों में गुस्सा बढ़ा एंड उन्होंने आंदोलन किए। दूसरा, उद्योग, सरकार ने उद्योग खोलने शुरू किए, बड़े बड़े उद्योग। अब उद्योगों के लिए ज़मीन चाहिए थी तो पेड़ काटने शुरू कर दिए। अब आदिवासी जो थे वो जंगलों में रहते थे, वहीं उनका आवास था, एंड वहीं पर पेड़ कटने लग गए। आदिवासियों को उनकी जगह से हटाना सरकार ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से भी आदिवासियों का विस्थापन हुआ एंड आदिवासियों के अंदर गुस्सा बढ़ा। अब आदिवासी जो थे उनको विस्थापित किया जा रहा था, इससे उनकी आजीविका, उनका जीवन यापन करने का तरीका, उनकी जीवन शैली सब डिस्टर्ब हो गए थे, सब एकदम से चेंज हो गए थे। ठीक है,
इस वजह से आदिवासी जो थे काफ़ी आक्रोश में आ गए, उन्होंने आंदोलन किया। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे, कुछ आदिवासी ऐसे थे जो कि नदी किनारे रहते थे। अब सरकार ने एक परियोजना बनाई डैम क्रिएट करने से रिलेटेड, बांध निर्माण से संबंधित। तो ये भी विकास परियोजना ही थी, विकास के लिए ही बनाई जा रही थी कि कंट्री का डेवलपमेंट होगा, कंट्री आगे बढ़ेगी। ठीक है, डैम बनेगा तो जो जल है उससे बिजली उत्पन्न की जाएगी, हाइड्रो पावर का यूज़ किया जाएगा। अब इससे हमारे पास जो एनर्जी है उसके सोर्सेज और भी डेवलप होंगे। सरकार ने तो अच्छा ही सोचा था, डेवलपमेंट के लिए ही सोचा था। ठीक है, लेकिन आदिवासी वो लोग जो कि नदी किनारे रहते थे उनको फिर विस्थापित किया गया डैम बनाने के लिए। ठीक है, बड़े लेवल पर बहुत सारे लोग थे, पूरी आबादी बसी होती थी नदी किनारे। अब इतने सारे लोगों को अगर विस्थापित किया जाएगा तो वो आंदोलन तो करेंगे। तो ये कुछ मेन कारण थे जिनकी वजह से आंदोलन हुआ, मूवमेंट हुए। ठीक है, जंगल, जमीन और जल पर उनका पारंपरिक अधिकार कमज़ोर हुआ। अब देखिए, पहले आदिवासी जो थे आज़ादी से पहले भी जंगलों में रह गए थे आराम से। ठीक है, उनका पूरा अधिकार था जंगल पर, जंगल से वो पेड़ों से फल तोड़ कर खा लेते थे, सब्जियां पका कर खा लेते थे या कच्चा जैसे भी। ठीक है, नदी किनारे रहते थे, पानी जितना मर्जी उतना यूज़ किया, मतलब अच्छे से वो रह गए थे। उनका पूरा अधिकार था प्राकृतिक स्रोतों के ऊपर, जंगल, जमीन, जल। ठीक है, इन पर उनका पारंपरिक अधिकार अच्छा खासा था। लेकिन जब सरकार ने ये विकास परियोजना बनाई तो आदिवासी जो थे वो परेशान हो गए। ठीक है, क्योंकि उनका अधिकार छिन गया उनसे। उनका जो अधिकार था जंगल के जो उत्पाद हैं उनका उपयोग करना, ठीक है, जल का उपयोग करना, ये जो उनका अधिकार था, ये जो उनकी आजीविका के साधन थे, ये छिन गए। तो जब किसी से कोई व्यक्ति उसकी आजीविका का साधन छीनेगा तो वो व्यक्ति गुस्सा तो होगा, उसको क्रोध आएगा, आक्रोश से भी वो भगेगा। तो वही आदिवासियों के साथ हुआ। आदिवासी जो थे उनसे जंगल, जमीन, जल सब कुछ छीन लिया, उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए, उनकी ज़मीन से उनको बेघर कर दिया। ठीक है, विस्थापित कर दिया। तो आदिवासी बहुत परेशान हो गए, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, विरोध प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया, आंदोलन कर दिए। अब प्रमुख मुद्दे जो थे आदिवासियों के आंदोलन के वो थे ज़मीन व जंगल पर अधिकार। ठीक है, आदिवासी जो थे वो बोल गए थे कि हमें अपनी ज़मीन पर अधिकार वापस चाहिए। उन्होंने मुद्दे उठाए कि हमारी जो ज़मीन है जहाँ पे हम पहले रह गए थे, सरकार ने हमें वहाँ से बेघर कर दिया, विस्थापित कर दिया, हमें उस ज़मीन पर अधिकार वापस चाहिए, हमें अपने जंगलों पर अधिकार वापस चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ज़मीन और जंगल पर अधिकार के लिए आदिवासियों ने आंदोलन किए। दूसरा, विस्थापन और पुनर्वास। अब आदिवासियों को विस्थापित तो कर दिया गया, जहाँ पे वो रह गए थे वहाँ पे विस्थापित तो कर दिया गया डेवलपमेंट या विकास परियोजना के नाम पर। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर उनको उनकी ज़मीन से हटा दिया गया, लेकिन उनको सभी आदिवासियों को पुनर्वास नहीं मिला। विस्थापन तो उनका हो गया, लेकिन उनको फिर से दूसरी जगह स्थापित नहीं किया गया, उनको पुनर्वास, दूसरा निवास नहीं दिया गया। कुछ को मिला लेकिन सबको नहीं मिल पाया। तो इससे भी क्या हो गया, उनके मन में आक्रोश बढ़ा कि एक तो हमारी ज़मीन से हमें हटा दिया, ऊपर से कोई और रहने की जगह भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये मुद्दा भी उन्होंने अपने आंदोलन में उठाया कि हमें पुनर्वास चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की मांग की। अब वो जहाँ पे रह गए थे वहाँ पे उनकी एक पहचान थी, सांस्कृतिक पहचान थी, वहाँ वो जुड़े हुए थे, जंगल, जमीन, जल, इन सब से वो बहुत ही करीबी तरीके से जुड़े हुए थे। सरकार ने उन्हें विस्थापित कर दिया तो उनकी सांस्कृतिक पहचान ही छिन गई। ठीक है, तो सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की उन्होंने मांग की, अलग राज्य की मांग की। आदिवासियों ने कहा कि हमें अलग राज्य दो, ठीक है, जहाँ पे हम रह सके चैन से। तो इस तरीके से इन मुद्दों को आदिवासियों ने अपने आंदोलन के जरिए उठाया, इनकी मांग की। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे जो कि आदिवासी से संबंधित थे। पहला माना जाता है झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन जो है ये आदिवासी पहचान, जंगल, जल, जमीन व अलग राज्य की मांग को लेकर चला। ठीक है, ये भी आदिवासियों ने ही किया था झारखंड में आंदोलन, एंड इसमें भी जल, जंगल, जमीन इन सब की मांग की गई, अलग राज्य की मांग की गई। इसका नेतृत्व शिबू सोरेन जैसे नेताओं ने किया। इसका नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था शिबू सोरेन। ठीक है, इसमें आदिवासियों ने अलग राज्य की मांग की, उन्होंने कहा हमें अलग राज्य चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को
15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को बिहार से अलग राज्य बना दिया गया। पहले झारखंड और बिहार कंबाइन होते थे एंड कंबाइन रूप से दोनों बिहार कहलाते थे। फिर आदिवासियों ने प्रोटेस्ट किया तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, सरकार ने जो आदिवासी थे उनकी मांग कबूल कर ली, उनको अलग राज्य दे दिया जहाँ पे वो आराम से रह सके। ठीक है, इस तरीके से झारखंड एक आदिवासी अलग राज्य बन गया। ये आंदोलन क्षेत्रीय अस्मिता व संसाधनों पर अधिकार का प्रतीक था। ठीक है, नेक्स्ट आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको नाम से पता चल गया नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी है। अब नदी को बचाना मतलब कि बांध बनने से रोकना। ठीक है, ये आंदोलन किया गया था बांध बनने से रोकने के लिए। अब नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था। ठीक है, एक बड़ा बांध बनाया जा रहा था, तो इस बांध को बनाने से रोकने के लिए ही आदिवासियों ने आंदोलन किया। अब आदिवासी इस बांध को बनाने से क्यों रोक रहे थे? क्योंकि आदिवासी नदी के किनारे रहते थे। वो आदिवासी जो कि उस नदी के किनारे रहते थे उनको विस्थापित किया जा रहा था उनकी जगह से बांध बनाने के लिए। इसके अलावा बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे थे। जब बांध बनाना हो तो बड़ी संख्या में भूमि चाहिए होती है नदी या सरोवर के पास की। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो भूमि है उसको तभी पाया जा सकता है जब पेड़ काटे जाए, लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाए। ठीक है, तो यही होगा था, लोगों को आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित किया गया, उस क्षेत्र से पेड़ काटे गए। ठीक है, तो ये आंदोलन चलाया गया, बड़े बांधों से विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। जो विस्थापन होगा था उसका विरोध करने के लिए। इसका नेतृत्व, इसकी जो लीडरशिप थी, इसका नेतृत्व जो था वो मेधा पटकर ने किया। मेधा पटकर ने इसका नेतृत्व किया, लीडरशिप की। इस आंदोलन का कारण क्या था? इस आंदोलन का कारण था बड़े बांध का निर्माण। एक बहुत ही बड़ा बांध बनाया जा रहा था नर्मदा नदी के ऊपर, उसके निर्माण को रोकने के लिए। ठीक है, सरदार सरोवर डैम जो है वो बनाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए ये आंदोलन किया गया। ठीक है, हजारों लोगों का विस्थापन हो रहा था, इस विरोध में आंदोलन हुआ। इसके अलावा जो आदिवासी थे वो, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आई कि आदिवासी जो थे वो बड़ी संख्या में थे जो वहाँ पे रह गए थे, उनको विस्थापित कर दिया गया चुटकियों में। ठीक है, फटाफट से उनको हटा दिया गया उनकी भूमि से। अब हजारों लोगों को उनकी भूमि से अगर हटाया जाएगा तो सरकार इतने सारे लोगों को मुआवजा कैसे देगी? ठीक है, तो ये दिक्कत आ गई थी। विस्थापन तो किया जा रहा था उनका, लेकिन उन्हें उचित पुनर्वास नहीं मिल रहा था, मुआवजे की कमी थी। जिन आदिवासियों को विस्थापित किया गया, हटाया गया उनकी ज़मीन से, उनको पुनर्वास नहीं दिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया। ठीक है, तो उनके मन में आक्रोश बढ़ा, वो भी ज़्यादा गुस्सा हुए, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे थे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा बांध बनाने से। ठीक है, क्योंकि बांध जब बनता है तो एक तो बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेड़ तो काटे जाते ही है, साथ ही साथ जो जलीय जीव है, जो जल में जो जीव रहते हैं, उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है बांध बनाने का। ठीक है, वो जो जलीय जीव है उनकी आबादी कम होने लगती है, तो इसलिए बांध बनाना सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बांध टूट जाए तो एकदम से बाढ़ आ सकती है। बाई चांस बांध टूट जाए तो बाढ़ आ जाएगी एकदम से। ठीक है, बहुत समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने पर्यावरणीय नुकसान के रूप में इसको देखा। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रमुख मांगे की गई वो देख लेते हैं। तो बांध परियोजनाओं की समीक्षा की गई। जो आदिवासी थे जो वहाँ पे रह गए थे, जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, उन्होंने बांध परियोजनाओं की समीक्षा की कि ये जो बांध परियोजनाएं हैं इनसे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, क्या नुकसान होगा, इसकी समीक्षा की। प्रभावित लोगों के सही पुनर्वास की मांग की कि जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है उन्हें सही पुनर्वास दिया जाए, मतलब दूसरी जगह पर रहने के लिए अच्छा आवास दिया जाए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की मांग की। विकास की वैकल्पिक नीति अपनाने पर जोर दिया। आदिवासी जिनको विस्थापित किया गया उन्होंने कहा कि विकास के लिए ज़रूरी थोड़ा है बांध बनाया जाए। ठीक है, कोई और वैकल्पिक नीति भी तो हो सकती है, तो विकास की वैकल्पिक नीति अपनाने के लिए सरकार को मोटिवेट किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोडो आंदोलन। बोडो आंदोलन जो है ये असम के उत्तरी भाग में
देखने को मिला। ठीक है, बोडो आंदोलन जो है ये बोडो लोगों ने किया था, बोडो समुदाय के लोगों ने। बोडो समुदाय के जो लोग हैं ये असम के उत्तरी भाग में रहते हैं। उनका आरोप था कि उन्हें आर्थिक, शैक्षिक व राजनीतिक रूप से उपेक्षित किया जा रहा है। मतलब कि उनको आर्थिक अवसर नहीं दिए जा रहे, ठीक है, शैक्षिक अवसर नहीं दिए जा रहे, शिक्षा की उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, राजनीतिक रूप से भी उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनको राजनीतिक अधिकार भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कही गई बोडो लोगों के द्वारा। ठीक है, बोडो आदिवासियों के द्वारा। अब उन्होंने मुख्य मांग क्या की थी? उन्होंने अलग बोडोलैंड राज्य की स्थापना की मांग की। ठीक है, जो आदिवासी थे, जो बोडो समुदाय के लोग थे, जो असम के उत्तरी भाग में रहते थे, उन्होंने कहा कि असम में तो हमारा आर्थिक, शैक्षिक व राजनीतिक हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हमें उपेक्षित किया जा रहा है, तो हमारे लिए अलग राज्य होना चाहिए। तो उन्होंने अलग बोडोलैंड राज्य की स्थापना की मांग की कि एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम रखा जाए बोडोलैंड, जहाँ पे सारे बोडो समुदाय के लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये मांग की बोडो लोगों ने। उन्होंने सांस्कृतिक व भाषाई पहचान की रक्षा की मांग की कि हमें हमारी संस्कृति व भाषा की रक्षा की जाए। उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्ता की बात की। क्षेत्रीय स्वायत्ता मतलब कि उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा क्षेत्र दिया जाए जहाँ पे पूरा हमारा अधिकार हो। क्षेत्रीय स्वायत्ता उसे बोला जाता है कि एक ऐसा क्षेत्र हमारे पास हो, हमारी कम्युनिटी के लोगों के पास, हमारे समुदाय के पास, जहाँ पर हमारी मर्जी चले, हमारा स्वामित्व हो, हमारा अधिकार हो। ठीक है, कि हम वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई और बाहरी व्यक्ति आके इंटरफेयर ना करे। तो क्षेत्रीय स्वायत्ता ऐसे कहा जाता है कि हमारे क्षेत्र में हमारा पूर्ण अधिकार हो। ठीक है, तो क्षेत्रीय स्वायत्ता की उन्होंने मांग की। तो ये उनकी मुख्य मांगे थी। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि वन अधिकार कानून बना 2006 में, एंड ये कानून लागू किया गया। आदिवासियों की समस्याएं राष्ट्रीय स्तर पर उठाई गई। ठीक है, तो ये परिणाम निकला बोडो आंदोलन का। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। ठीक है, जो किसान थे उन्होंने भी आंदोलन किए आज़ादी के बाद। अलग अलग मांगे थी किसानों की भी। आइए देखते हैं किसान आंदोलन के पीछे के मुख्य कारण क्या थे। तो अगर हम पृष्ठभूमि देखें इस चीज़ की, किसान आंदोलन की, तो देखिए हरित क्रांति के बाद भी छोटे और सीमांत किसान कर्ज, कम कीमत व भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं से जूझ गए थे। ठीक है, देखिए आज़ादी के बाद आप सभी को पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था। ठीक है, 1951 से 1956 तक, जिसमें कृषि में सुधार की मांग की गई थी। एंड कृषि में सुधार के लिए प्रयास किए गए थे सरकार के द्वारा। सरकार ने क्या किया? कृषि में सुधार करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई, खाद्य उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, एंड कुल मिलाकर कृषि पर ध्यान दिया गया। अब इतना कुछ करने के बावजूद किसान जो थे वो परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि हरित क्रांति के बाद भी, ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद भी छोटे और सीमांत किसान जो थे वो कर्ज में फंसे हुए थे। जो छोटे किसान थे उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया हरित क्रांति का। हरित क्रांति का ज़्यादा जो लाभ था वो बड़े किसानों को मिला था, क्योंकि बड़े किसानों के पास बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े थे, एंड उन बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़ों पर उनका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ठीक है, जो छोटे किसान थे, जो सीमांत किसान थे, वो अब भी कर्ज में डूबे हुए थे, कर्ज के जाल में फंसे हुए थे। उन्होंने साहूकारों से कर्ज ले रखा था, ब्याज की कीमत ज़्यादा थी। अब ब्याज इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो ना तो ब्याज चुका रहे थे, न मूलधन चुका पा रहे थे। ठीक है, तो कर्ज में फंसे हुए थे। इसके अलावा वो जो फसल थी उनकी, जो खाद्य उत्पादन होता था, जो उनकी फसल थी, उसकी कम कीमत थी बाज़ार में, कम कीमत पर उनकी फसल बिक रही थी। ठीक है, तो उनके पास इतने पैसे नहीं आ पा रहे थे कि वो कर्ज उतार सके अपना। एंड भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं से भी वो जूझ गए थे। कई बार सरकार ने कई किसानों की भूमि को अधिग्रहित भी कर लिया। अब भूमि अधिग्रहण क्यों किया? वो इसलिए किया गया था ताकि समाज का कल्याण हो। जैसे रेलवे लाइन बनानी है, तो रेलवे लाइन बनाने के लिए किसी का, जिसका खेत आगे पड़ा, उसका खेत का वो हिस्सा सरकार ने अपने उसमें ले लिया। ठीक है, आप आज भी देखते हैं जो रेलवे लाइन है वो कहाँ पे, खेतों में से तो निकलती है। ठीक है, कहीं भी आप जाएंगे
तो रेलवे लाइन की जो भूमि है उसके आसपास आपको खेत ही खेत दिखेंगे जब आप ट्रेन से जाते हैं तो, ठीक है। तो जो पटरी होती है ट्रेन की उसके आसपास दोनों तरफ हमें खेत ही नज़र आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे पटरी है वहाँ पे भी तो कभी खेत होंगे। अब वो खेत जिसके थे वो सरकार ने अधिग्रहित कर लिए। क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन बनानी थी लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है, समाज के विकास के लिए। तो ये कुछ समस्याएं थी जिनसे सरकार एंड जो किसान थे वो दोनों ही परेशान थे, ठीक है। किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। किसानों ने प्रमुख मुद्दे क्या क्या उठाए? उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए, एमएसपी। जो किसान थे उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए, एमएसपी जिसे कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी खाद्य फसलें हैं उनकी कीमत तय की जाए कि इस कीमत से कम कीमत पर बाजार में कोई भी व्यक्ति उस खाद्य फसल को नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो न्यूनतम जो कीमत है वो तय की जाए हर खाद्य फसल की, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चावल हो, ठीक है, चाहे वो दालें हो। हर फसल की, हर खाद्य फसल की, हर खाद्य उत्पाद की न्यूनतम कीमत तय की जाए सरकार के द्वारा कि बाजार में इससे कम कीमत पर कोई भी व्यक्ति ये फसल नहीं खरीदेगा किसानों से, ठीक है। एंड सरकार जो है उसको भी किसान अपनी फसल बेच सकते हैं इस कीमत पर, ठीक है, जो भी उन्होंने कीमत तय की थी उस पर, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसको लागू किया जाए, इसकी मांग की किसानों ने, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले लागू था लेकिन हर फसल पर नहीं था, बहुत ही कम गिनी चुनी फसल थी जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू था। तो उन्होंने कहा कि हर फसल पर लागू किया जाए, ठीक है, ताकि किसानों को घाटा ना हो। अब कई किसान इसलिए भी परेशान थे कि उनकी फसल जो है वो मंडी में मनमाने रेट पर जो साहूकार थे वो खरीदते थे, ठीक है, काफ़ी कम रेट पर, काफ़ी हम बोल सकते हैं लो रेट पर उनको अपनी फसल बेचनी पड़ती थी, ठीक है। तो इस वजह से वो परेशान थे, तो इसलिए उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की। दूसरा कर्ज माफ़ी, कि उन्होंने जिन साहूकारों से कर्ज ले रखा है उनका कर्ज माफ़ किया जाए, ठीक है। भूमि सुधार की मांग की किसानों ने, भूमि में सुधार किया जाए, ठीक है। एंड 2020-21 में किसानों ने 3 कृषि कानूनों का भी विरोध किया। 3 कृषि कानून आए थे, आपको पता ही है। वो जो कृषि कानून थे जिनको किसानों ने काला कानून कहा, ठीक है, उनका किसानों ने जमकर विरोध किया था 2020-21 में, ठीक है। तो इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रमुख मुद्दे क्या क्या थे वो आपको ऊपर ऊपर से इतना पता होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से आंदोलन हुए थे किसानों के, कौन से आंदोलन किसानों ने किए थे। पहला आता है तेलंगाना किसान संघर्ष। तो देखिए 1946 से 1951 के बीच हैदराबाद रियासत में किसानों के द्वारा जमींदारों व निज़ाम शासन के खिलाफ चलाया गया ये सशस्त्र आंदोलन था। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1946 से 1951 के बीच में हैदराबाद रियासत में किसानों ने जमींदारों और निज़ाम शासन के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जो कि एक सशस्त्र आंदोलन था। मतलब कि इस आंदोलन में शस्त्रों का उपयोग किया गया था, ठीक है। ये एक सशस्त्र आंदोलन था एंड ये किसानों ने किसके खिलाफ किया था? जमींदारों तथा निजाम के खिलाफ। निजाम आपको पता है हैदराबाद का शासक था जो कि 1946-47 के टाइम में हैदराबाद पर शासन करता था, ठीक है। तो बहुत ही अमीर था, ये बहुत ही धनवान था एंड बहुत ही हम बोल सकते हैं दया इसमें थी नहीं, दयालु नहीं था बिल्कुल भी, क्रूर शासक था, ठीक है। लोगों पर अत्याचार भी करता था। तो किसान जो थे उन्होंने, किसानों के मन में आक्रोश था इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एंड ख़ास तौर से जो इसके ज़मींदार थे जो किसानों से हैवी टैक्स वसूल करते थे उनके खिलाफ भी किसानों के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था, गुस्सा था। तो किसानों ने ज़मींदारों तथा निजाम शासन के खिलाफ, मतलब जमींदार और निजाम दोनों के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन चलाया 1946 से 1951 के बीच में, ठीक है। इसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किया था। इसी को तेलंगाना किसान संघर्ष कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद भी वहीं पर पड़ता है तेलंगाना में, ठीक है। अब
अगर हम पृष्ठभूमि देखें इसकी, तो क्यों हुआ ये रिवोल्ट, ये संघर्ष, ये आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण थे इसके। तो देखिए, तेलंगाना क्षेत्र उस समय हैदराबाद के निजाम के अधीन था। निजाम जो शासक था उसके अधीन था। ठीक है, तेलंगाना क्षेत्र आपको पता है आज भी हैदराबाद में ही तेलंगाना है। ठीक है, एंड उस टाइम भी तेलंगाना जो था, तेलंगाना का जो क्षेत्र था वो हैदराबाद के निजाम शासन के अधीन था। जो निजाम था वो उस पर राज करता था, शासन करता था। वहाँ पे जमींदारी और जागीरदारी प्रथा थी। किसानों से भारी लगान वसूला जाता था। किसानों से मुफ्त में काम करवाया जाता था, मतलब कि बेगार श्रम होता था। बेगार श्रम का मतलब है बिना वेतन के। ठीक है, बेगार, मुफ्त श्रम करवाया जाता था किसानों से। किसानों का जीवन बहुत ज़्यादा दयनीय था, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं दयनीय या फिर बहुत ही ज़्यादा दुखद जीवन था किसानों का। ठीक है, उस सिचुएशन में अब किसानों ने भूमि सुधार और जमींदारी के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया एंड किसानों ने फाइनली आंदोलन कर दिया। ठीक है, भूमि सुधार व जमींदारी के खिलाफ किसानों ने कहा भूमि सुधार होने चाहिए, जमींदारी हटनी चाहिए। तो जमींदारी प्रथा को पूर्ण रूप से हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, भूमि में सुधार करने के लिए ही किसानों ने ये आंदोलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारतीय किसान यूनियन, BKU। इस संगठन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। तो देखिए, ये जो संगठन है ये भी काफ़ी प्रचलित है पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से। ठीक है, एंड इस संगठन ने भी किसानों के अधिकारों के लिए ही संघर्ष किया। 2020-21 में भी किसान आंदोलन हुए। कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुए। इसके बाद सरकार ने जो कानून बनाए थे वो वापस ले लिए, तब आंदोलन शांत हुआ। अब प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा इन आंदोलनों का कि कृषि नीति पर पुनर्विचार किया सरकार ने, फिर से सोचा उसके ऊपर। MSP पर राष्ट्रीय बहस हुई, पूरे भारत में MSP पर चर्चा हुई कि MSP जो है वो कितना बढ़ना चाहिए, किन किन खाद्य फसलों पर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किसानों की राजनीतिक शक्ति में भी इससे वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट आता है दलित आंदोलन। अब दलित आंदोलन भी भारत में हुए थे। दलित आंदोलन जो थे वो क्यों हुए थे? दलितों ने आंदोलन किए थे समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए। आपको पता है दलित जो समुदाय के लोग थे उनको निम्न जाति का समझा जाता था, अछूत समझा जाता था कि उन्हें अगर कोई छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। उनकी छाया से भी लोग दूर भागते थे। ठीक है, अब जो दलित लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। उन्हें ना तो मंदिरों में एंट्री दी जाती थी। ठीक है, मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित था, ना वो वेदों की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, ना वो संस्कृत पढ़ सकते थे। ठीक है, एंड जो अच्छे काम होते हैं, रेपुटेटेड जो काम होते हैं, वो काम भी वो नहीं कर सकते थे। जो दलित थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो सिर्फ साफ़ सफाई का, झाड़ू वगैरह लगाने का एंड गंदगी उठाने का काम भी करें। यही उनसे उम्मीद रखी जाती थी, यही काम उन्हें दिया जाता था। ठीक है, तो बहुत ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं शोषण होता था उनका समाज में। दलितों ने इस शोषण को ख़त्म करने के लिए फिर आंदोलन किए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे दलित आंदोलन को आगे तक ले जाने में। ठीक है, उन्होंने ही दलितों को समानता का अधिकार दिलवाया। संविधान में समानता का अधिकार जब मिल गया उसके बाद भी लेकिन जातिगत भेदभाव पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। अब एकदम से तो इतनी पुरानी प्रथा को ख़त्म नहीं किया जा सकता, एकदम से तो जातिगत भेदभाव को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, हालांकि संविधान में ये लिख दिया गया कि समानता होगी, हर व्यक्ति को समान समझा जाएगा। हालांकि संविधान में ये लिख दिया गया, समानता का अधिकार दे दिया गया हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक है, लेकिन फिर भी जो दलित थे उनके साथ जातिगत भेदभाव तथा अत्याचार होता रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे वो दलित आंदोलन की मुख्य प्रेरणा रहे। अब कई आंदोलन किए दलितों ने, जैसे दलित पैंथर्स, ये 1972 में हुआ था। ठीक है,
ये जो संगठन है ये मुंबई में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था दलितों पर अत्याचार का विरोध करना। ठीक है, दलित पैंथर्स नाम का एक संगठन बना था मुंबई में। मुंबई जो है वहाँ पे 1972 में 1972 में दलित पैंथर्स नाम का संगठन बना है, जिसका उद्देश्य था दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनका विरोध करना, उनको रोकना। एक था बहुजन आंदोलन। बहुजन आंदोलन जो है ये भी दलितों का ही आंदोलन था। कांशीराम जो थे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की एंड बहुजन समाज पार्टी ने ही बहुजन आंदोलन चलाया। नेक्स्ट आता है आरक्षण आंदोलन। अब जो दलित थे उन्होंने आरक्षण आंदोलन भी किए। ठीक है, अब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की तो उसमें उन्होंने एक प्रावधान डाला आरक्षण का। ठीक है, कि जो दलित हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनको शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। मतलब कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व होगी, उस सीटों पर सिर्फ उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा, उन्हीं को जगह दी जाएगी। ठीक है, अब हालांकि ये जो आरक्षण की व्यवस्था थी ये केवल 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन जो दलित थे वो चाहते थे कि ये उनकी व्यवस्था हमेशा चलती रहे एंड इसलिए दलितों ने आरक्षण व्यवस्था की रक्षा के लिए व विस्तार के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो आरक्षण आंदोलन भी हुए। अब इन आंदोलनों का प्रभाव पड़ा कि दलित राजनीति उभरी। ठीक है, दलितों की राजनीति का विकास हुआ, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि आई, लोग समाज के जागरूक हुए, अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, SC/ST एक्ट, ताकि जो दलित समुदाय के लोग हैं उन पर जो अत्याचार है उसको रोका जा सके। ठीक है, उसका निवारण किया जा सके। नेक्स्ट आता है महिला आंदोलन। आइए देखते हैं महिलाओं ने क्यों आंदोलन किया। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं को शिक्षा, रोजगार व समान अधिकारों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। ना तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, ना उनको रोजगार करने का अधिकार था। वो सिर्फ घर की 4 दीवारों में ही सीमित रह जाते थे घर के काम करते करते। ठीक है, तथा समान अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं थे। तो कई जगह महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, तो इसलिए महिलाओं ने आंदोलन किए। जो महिलाओं ने प्रमुख मुद्दे उठाए वो थे दहेज प्रथा। ठीक है, कि दहेज प्रथा ख़त्म की जानी चाहिए। घरेलू हिंसा। अब देखिए, दहेज के लिए ही घरेलू हिंसा भी होती है। ज़्यादातर जो घरेलू हिंसा के मामले होते हैं वो दहेज से जुड़े होते हैं। दहेज के लिए ही जो ससुराल वाले हैं वो मारपीट करते हैं। ठीक है, तो घरेलू हिंसा एंड दहेज प्रथा, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए महिलाओं ने। समान वेतन के लिए, कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। आज भी कई ऐसे जॉब्स है जहाँ पे सेम काम के लिए पुरुष और महिलाओं को सेम सैलरी नहीं दी जाती, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। तो समान वेतन के लिए भी महिलाओं ने ये आंदोलन किए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए, ताकि राजनीति में महिलाओं को जगह मिले, सीट मिले, उसके लिए भी महिलाओं ने आंदोलन किए। ठीक है, अब महिलाओं ने कई आंदोलन किए थे, जैसे चिपको आंदोलन। इस आंदोलन को महिलाओं ने किया था जंगल में पेड़ों को बचाने के लिए। आपको पता है जो उत्तराखंड है वहाँ पे एक जंगल था, वहाँ पे एक टीम आ गई थी फैक्ट्री मालिकों की, वो जंगल काटने लग गए थे। ठीक है, तो जब वो जंगल काटने लग गए तो महिलाएं और बच्चे आ गए, उन्होंने पेड़ को गले लगा लिया एंड उन्होंने कहा कि पेड़ काटने से पहले हमें काटना होगा। तो काफ़ी महिलाओं की जान भी चली गई थी। इस तरीके से महिलाओं ने जंगल को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर विरोध किया। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन था, ये महिलाओं का काफ़ी प्रसिद्ध आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन में भाग लेने वाली सारी महिलाएं और बच्चे ही थे, क्योंकि उस समय जो पुरुष थे वो घर पर नहीं थे। ठीक है, तो महिलाएं ही थी। महिलाओं को पेड़ को बचाने का और कोई तरीका नहीं मिला तो उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया। ठीक है, दहेज विरोधी आंदोलन, ये 1978 में हुआ था। दिल्ली व अन्य शहरों में दहेज हत्या के खिलाफ आंदोलन किए कि दहेज के लिए किसी भी महिला की हत्या ना की जाए। ठीक है, प्रभाव क्या हुआ इसका? प्रभाव ये हुआ कि घरेलू हिंसा अधिनियम आया 2005 में, कि अगर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की जाएगी तो उन पुरुषों को सजा दी जाएगी, उन लोगों को। ठीक है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून बना। ठीक है, कि महिलाओं को हवैस नहीं किया जाएगा,
ठीक है, कार्यस्थल पर। एंड ये कानून आया 2013 में। इसी तरीके से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में भी वृद्धि करने का प्रयास किया गया। तो ये इसके प्रभाव देखे गए। निष्कर्ष देखें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक आंदोलनों ने लोकतंत्र को मजबूत किया। लोकतंत्र पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गया। अब देखिए, अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो उससे सबसे बेहतर तरीका है आंदोलन। आंदोलन से लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है। लेकिन आंदोलन जो है वो हिंसक नहीं होना चाहिए। आंदोलन जो है वो हम बोल सकते हैं शांति प्रिय होना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर हिंसक आंदोलन हो जाए तो लोकतंत्र पर खतरा भी आ सकता है। तो लोकतंत्र जो है वो खतरे में भी पड़ सकता है, नष्ट भी हो सकता है, ठीक है। आदिवासी आंदोलन ने पहचान व संसाधनों पर अधिकारों की लड़ाई लड़ी। किसान आंदोलन ने कृषि नीतियों को प्रभावित किया, ठीक है। दलित आंदोलन ने सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड महिला आंदोलन ने लैंगिक समानता की बात की कि लैंगिक समानता होनी चाहिए। इन आंदोलनों ने ये सिद्ध किया कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। जो लोकतंत्र है वो सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव हो गए, सरकार चुनी जा रही है, नहीं, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से ही समाज में परिवर्तन आ सकता है। अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है तो ये ज़रूरी है कि हम सुनिश्चित करें कि जनता की सक्रिय भागीदारी हो। जनता मतलब कि जितने भी लोग हैं उन सब की सक्रिय भागीदारी हो। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में सिविल राइट्स मूवमेंट। अब भारत में नागरिक अधिकार आंदोलन भी हुए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये आंदोलन हुए थे, ठीक है। आइए देखते हैं कब हुए और इनकी विशेषता क्या थी। तो देखिए, सिविल राइट्स मूवमेंट का मतलब होता है वो मूवमेंट्स, वो आंदोलन जो कि नागरिकों के अधिकारों के लिए हुए हो, ठीक है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ताकि जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जा सके, ठीक है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तथा राज्य की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया गया, ठीक है। इसी को सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। सिविल राइट्स मूवमेंट और कुछ नहीं था, बल्कि ये क्या था, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा व राज्य की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष था, ठीक है। इस आंदोलन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। कोई भी व्यक्ति नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ना करे किसी भी कीमत पर, ठीक है। तथा राज्य की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध इसमें संघर्ष किया गया था। अब ये जो आंदोलन था ये आपातकाल के बाद मजबूत रूप से उभरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नागरिक अधिकारों का हनन जो हुआ था वो आपातकाल के टाइम पर ही हुआ था। एंड राज्य की दमनकारी नीतियाँ जो थी वो भी आपातकाल के टाइम पर ही बनी थी, ठीक है। तो इसलिए भारत में ये आंदोलन विशेष रूप से आपातकाल के बाद मजबूत रूप से उभरा 1975 से 1977 के टाइम में, ठीक है, जब लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो उसी के खिलाफ ये आंदोलन हुआ। भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, ये तो आपको पता ही है, लेकिन कई बार इन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सामाजिक संगठनों व कार्यकर्ताओं ने आंदोलन भी किए, ठीक है, क्योंकि इन अधिकारों का कई बार सरकार के द्वारा उल्लंघन किया गया। तो ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट था ये इसलिए हुआ था ताकि मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन ना करे, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये आंदोलन हुआ था। आइए सबसे पहले देखते हैं सिविल राइट्स का मतलब क्या होता है। सिविल राइट्स यानी कि लोगों के अधिकार, नागरिक अधिकार, ठीक है। नागरिक अधिकारों में शामिल होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हमारे भाव, हमारे विचार क्या है वो हमें अभिव्यक्त करने की, दूसरों को बताने की स्वतंत्रता है, ठीक है। समानता का अधिकार है, हर व्यक्ति समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब कि हर व्यक्ति के पास अधिकार है अच्छा जीवन जीने का, ठीक है। हर व्यक्ति के पास अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास है, ठीक है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है, हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपना संगठन बना सके अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है।
न्यायिक संरक्षण का अधिकार है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो गया है तो उसके पास अधिकार है कि वो न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों का संरक्षण कर सके। तो न्यायिक संरक्षण का अधिकार, ठीक है, ये सारे अधिकार सिविल राइट्स में शामिल है, नागरिक अधिकारों में शामिल है। एंड ये अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भारत में सिविल राइट्स आंदोलन का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, आपातकाल के बाद जब 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू किया तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार थे लोगों के, उनका भारी मात्रा में, संख्या में हनन हुआ। ठीक है, कैसे हनन हुआ देखिए, इंदिरा गांधी ने एक तो प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी कि मीडिया जो भी पब्लिश करेगी, जो भी अखबारों में छापेगी या जो भी न्यूज़ चैनल पर दिखाएगी, वो सारा जो सरकार है वो पहले चेक करेगी। ठीक है, कि सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रही मीडिया कुछ। तो सेंसरशिप लगा दी प्रेस पर। इसमें यह था कि अगर कोई मीडिया या कोई न्यूज़ चैनल, कोई न्यूज़ एंकर या कोई न्यूज़पेपर वाला एडिटर अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ छापता है या दिखाता है लोगों को जो कि सरकार के अगेंस्ट है, तो ऐसे न्यूज़ एंकर, न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई ताकि सरकार की कमियां कोई भी दिखा ना पाए। ठीक है, लोगों तक पहुंचा ना पाए मीडिया के ज़रिए। दूसरा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी की गई। बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगा दी गई। ठीक है, लोगों की स्वतंत्रता छीन ली, अपनी मर्जी से कहीं आने जाने की, कुछ भी करने की। ठीक है, सारी स्वतंत्रताओं से छीन ली। इस दौर ने सिविल राइट्स संगठनों के गठन को प्रेरित किया। एंड इसी दौर में सिविल राइट्स संगठन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर कर सामने आए। कई संगठन बने इस काल के दौरान जो कि सिविल राइट्स से रिलेटेड थे, जैसे PUCL, जिसकी फुल फॉर्म है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक है, इस संगठन की स्थापना जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से हुई एंड इसका उद्देश्य था मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, एक था PUDR, ये जो संगठन है इसकी फुल फॉर्म है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। इस संगठन का उद्देश्य था मजदूरों, दलितों व आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट आता है APDR, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। ये जो संगठन था ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सक्रिय था एंड इसने भी डेमोक्रेटिक राइट्स के प्रोटेक्शन करने का प्रयास किया। ठीक है, आइए अब देखते हैं सिविल राइट्स आंदोलन के प्रमुख मुद्दे क्या थे। सिविल राइट्स आंदोलन के कई मुद्दे थे जो कि प्रमुख थे, जैसे पुलिस अत्याचार व फर्जी मुठभेड़ का विरोध किया। सिविल राइट्स आंदोलन में विरोध किया पुलिस के अत्याचार का, ठीक है, फर्जी मुठभेड़ का। कई राज्यों में पुलिस दमन के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, जैसे पुलिस वाले ऐसे पकड़ के किसी को भी मारपीट देते थे, तो इस चीज़ का विरोध किया गया, निंदा की गई एंड ये कहा गया कि पुलिस ऐसे किसी के साथ अत्याचार नहीं करेगी। ठीक है, पुलिस दमन के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। ये प्रमुख मुद्दा था सिविल राइट्स आंदोलन का। दूसरा आता है दलित व आदिवासी अधिकार। SC/ST अत्याचार के मामलों में न्याय की मांग की गई एंड ये अधिकार जो है लोगों को देने का प्रयास किया गया। ठीक है, ताकि दलित समुदाय के लोगों के साथ, SC/ST के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। नेक्स्ट है कश्मीर व उत्तर पूर्व में मानवाधिकार। तो देखिए, सशस्त्र बल, खास तौर से जो कश्मीर का क्षेत्र था वहाँ पे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के खिलाफ आंदोलन हुआ। ठीक है, कि किसी एक राज्य को विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ पर बहस हुई सिविल राइट्स मूवमेंट में ही। नेक्स्ट आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेखकों, पत्रकारों व छात्रों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। ठीक है, कि लेखक जो भी लिख रहे हैं, पत्रकार जो भी लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, ठीक है, उस पर सेंसरशिप ना हो, उनको अधिकार हो अपने भावों विचारों को व्यक्त करने का। ठीक है, चाहे लिखकर चाहे बोलकर। नेक्स्ट है RTI आंदोलन। सूचना के अधिकार के लिए एक आंदोलन हुआ जिसको RTI आंदोलन कहा गया,
राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोगों ने आंदोलन किया कि उनके पास सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो सूचना के अधिकार के लिए भी आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन के फलस्वरूप 2005 में आरटीआई कानून भी बना। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इससे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं था। जब लोगों ने सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष किया तब ये अधिकार सरकार ने उनको दिया। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में जाकर सूचना प्राप्त कर सकता है, अपने से संबंधित, दूसरे से संबंधित नहीं, खुद से संबंधित। ठीक है, मान लीजिए किसी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है एंड पूरे 2-4 महीने हो गए, उसका पासपोर्ट बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में वो सीधा वहाँ पे जाके या तो लिटिगेशन दे सकता है, याचिका दे सकता है। ठीक है, या फिर आरटीआई एक्ट का यूज़ करके उन ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देते ऑफिसर्स तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आरटीआई एक्ट, 2005 में ये आ गया। ठीक है, जब लोगों ने सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष किया तब ये कानून बनकर तैयार हुआ। आइए अब देखते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका थी। भारतीय न्यायपालिका ने सिविल राइट्स को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए पीएन भगवती ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा को बढ़ावा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को व्यापक रूप दिया। ठीक है, अनुच्छेद 21 को जीवन का अधिकार बना दिया गया कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, एंड किसी भी स्थिति में जीवन के अधिकार को किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जाएगा, चाहे आपातकाल स्थिति हो जाए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। ठीक है, तो ये थी न्यायपालिका की भूमिका इसमें। नेक्स्ट है महिला व अल्पसंख्यक अधिकार। महिलाओं ने और अल्पसंख्यकों ने भी अपने अधिकारों की मांग की। ठीक है, उनके फलस्वरूप ही कई अधिकार बने महिलाओं व अल्पसंख्यकों के लिए, जैसे घरेलू हिंसा विरोधी कानून जो कि 2005 में बना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून ये 2013 में बना था। ठीक है, कि कार्यस्थल पर महिलाओं को हरास नहीं किया जाएगा, मोलेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो किसी विशेष धर्म को मानते हैं एंड उनकी संख्या काफ़ी कम है दूसरे धर्म के लोगों से, तो ऐसे लोगों के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो ये भी सरकार ने निर्णय लिए। अब कई आंदोलन हुए, सिविल राइट्स के कई उदाहरण हैं, जैसे शाहीन बाग आंदोलन। ठीक है, जो कि नागरिकता संशोधन आंदोलन था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। ठीक है, शाहीन बाग में, तो ये भी सिविल राइट मूवमेंट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जेएनयू व छात्र आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, एंड छात्रों ने जो आंदोलन किए थे शिक्षा व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, वो आंदोलन इसमें सिविल राइट्स मूवमेंट में शामिल है। ठीक है, आइए देखते हैं सिविल राइट्स आंदोलन की विशेषता क्या थी। तो देखिए, सिविल राइट्स मूवमेंट जो थे इनकी विशेषता ये थी कि लोकतांत्रिक थे, शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे। ठीक है, गैर सरकारी, गैर राजनीतिक संगठनों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। गैर राजनीतिक संगठन मतलब कि प्राइवेट जो संगठन थे, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन जो कि राजनीति में सक्रिय नहीं थे, उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, जो सरकारी राजनीतिक संगठन थे उनकी भूमिका इसमें शून्य थी। ठीक है, सिविल राइट्स आंदोलन में। ठीक है, न्यायपालिका का सहयोग किया गया सिविल राइट्स आंदोलन में। ठीक है, मीडिया व जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत में सिविल राइट आंदोलन ने लोकतंत्र को मजबूत किया, इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। एंड ये सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता व न्याय के लिए भी निरंतर प्रयास किए गए। ठीक है,
आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक आंदोलनों के बाद प्रवासन तथा विकास। तो देखिए, भारत में ये जितने भी आंदोलन हुए थे, चाहे आदिवासी आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, दलित या महिला आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों ने ना सिर्फ सामाजिक न्याय की मांग की, ना सिर्फ सोशल जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि इन आंदोलनों ने विकास की नीतियों व प्रवासन की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया। अगर हम बात करें प्रवासन की, तो प्रवासन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा या बेहतर जीवन के लिए जाना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है रोजगार के लिए कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए, शिक्षा के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, ठीक है, या अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए या बेहतर जीवन के लिए, ठीक है, तो उसको प्रवासन कहा जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी भी कारण से, आप ये मान के चलो किसी भी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो वो प्रवासन कहलाएगा। ठीक है, प्रवासन के दो प्रकार होते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में भी प्रवासन के दो प्रकार हैं, ग्रामीण से शहरी और अंतर्राज्यीय प्रवासन। ठीक है, अंतर्राज्यीय प्रवासन का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। कोई मान लीजिए बिहार का व्यक्ति है, वो बिहार से दिल्ली आ जाए, ठीक है, या कोई उत्तराखंड का व्यक्ति है, वो उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश चला जाए, ठीक है, या बेंगलुरु चला जाए या पश्चिम बंगाल चला जाए। तो किसी भी राज्य में एक व्यक्ति एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में अगर जाता है तो वो कहलाता है अंतर्राज्यीय प्रवासन। एक होता है ग्रामीण से शहरी प्रवासन। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति गांव से शहर में जाता है। अब वो गांव से शहर में जो प्रवास कर रहा है वो एक ही राज्य के अंदर हो सकता है या एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हो सकता है। ठीक है, अब राज्य तो बहुत बड़े होते हैं, राज्यों के अंदर छोटे कस्बे भी होते हैं, शहर भी होते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही राज्य के अंदर व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर शहरी क्षेत्र में जा रहा है तो वो ग्रामीण से शहरी प्रवासन कहलाएगा। ठीक है, एंड अगर राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहा है तो वो अंतर्राज्यीय प्रवासन कहलाएगा। ठीक है, अब व्यक्ति क्यों जाता है अपना घर बार छोड़ के, कई रीज़न होते हैं। जैसे वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे उसको नौकरी नहीं मिल गई, वहाँ पे रोज़गार नहीं मिल गए तो इसलिए वो जाएगा। ठीक है, शिक्षा अगर वहाँ पे अच्छी नहीं है तो वो जाना पड़ेगा उसको। मान लीजिए कोई व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे उच्च शिक्षा केंद्र नहीं है, मतलब कि कॉलेज नहीं है, वो हायर एजुकेशन नहीं ले सकता, वहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह नहीं कर सकता, आसपास कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, उच्च शिक्षा केंद्र नहीं है, तो उस व्यक्ति को शहरों में जाना पड़ेगा, कॉमन सी बात है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे भूकंप आ जाए, ठीक है, या वहाँ पे हमला हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है, मिसाइलें गिरने लग जाए, तो उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा अपने परिवार के साथ, तो वो भी प्रवासन होता है। ठीक है, या जो जीवन हम जी गए हैं उससे बेहतर जीवन जीने के लिए अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें लगता है कि हम जैसा जीवन जी गए हैं उससे बेहतर जीवन जी सकते हैं, तब भी हम जाते हैं, प्रवासन करते हैं। ठीक है, बेहतर जीवन जीने के लिए। आइए अब देखते हैं सामाजिक आंदोलनों का प्रवासन पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं आदिवासी आंदोलन का प्रवासन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, बड़े बांध, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया, उनकी जगह से हटाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विकास परियोजनाओं के कारण हो रहे विस्थापन का विरोध किया, एंड इसका परिणाम ये निकला कि कई आदिवासी शहरों में मजदूर बनकर रह गए, क्योंकि उनको उनकी जगह से बेघर कर दिया गया तो उनको शहरों में जाना पड़ा, वहाँ वो मजदूर बनकर रह गए। मजबूरी में प्रवासन बढ़ा। पुनर्वास नीतियों पर सरकार को ध्यान देना पड़ा। अब आदिवासियों ने आंदोलन किया, लोगों ने आंदोलन किया जिनको विस्थापित किया गया था अलग अलग कारणों से। उन्होंने कहा कि हमें विस्थापित कर दिया तो हमें पुनर्वास भी दो, तो सरकार पर पुनर्वास का दबाव बढ़ाया गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं किसान आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा प्रवासन के ऊपर। तो कृषि संकट, कर्ज तथा कम आय के कारण ग्रामीण किसानों ने शहरों की ओर पलायन किया। जब कृषि में संकट बढ़ गया, किसान कर्ज में डूबने लग गए,
उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा था कृषि करके जितना मिलना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि कृषि को छोड़ देते हैं। एंड कुछ छोटे किसान जो थे, जो ग्रामीण किसान थे, गांव में रहते थे, छोटे किसान थे, वो शहरों की ओर पलायन करने लगे। हरित क्रांति के बाद भी छोटे किसान लाभ से वंचित रहे, इसलिए भी उन्होंने सोचा कि अब कृषि करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण से कृषि क्षेत्र और भी कमज़ोर हो गया। तो इसका परिणाम ये निकला कि ग्रामीण से शहरी प्रवासन में वृद्धि हुई। जो गांव में किसान रहते थे, छोटे किसान थे स्पेशली, वो शहरों में जाने लग गए मजदूरी करने के लिए या कोई और काम करने के लिए। कृषि छोड़ दी उन्होंने। असंगठित क्षेत्र में मजदूरी बढ़ी, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, कारखानों में जो असंगठित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मजदूरों की संख्या बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई। ठीक है, जो किसान थे, छोटे किसान, वो असंगठित क्षेत्रों में जाकर नौकरियां करने लग गए शहरों में आकर। नेक्स्ट आता है दलित आंदोलन तथा प्रवासन। दलितों ने जातिगत भेदभाव से बचने व बेहतर अवसर पाने के लिए शहरों की ओर प्रवासन किया, क्योंकि गांव में, कस्बों में उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, जातिगत भेदभाव। एंड इस जातिगत भेदभाव से बचने के लिए, बेहतर अवसर पाने के लिए शहरों की ओर उन्होंने प्रवासन किया। हालांकि संविधान लिख दिया गया था, ये संविधान में निर्धारित कर दिया गया था कि कोई भी किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, बट फिर भी गांव में अब भी भेदभाव हो रहा था दलितों के साथ। एंड इसी भेदभाव से बचने के लिए और बेहतर अवसर पाने के लिए जो दलित थे वो शहरों में आने लग गए। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा व नौकरी के अवसर बढ़े। ठीक है, आरक्षण नीति से सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला। आरक्षण व्यवस्था की गई जिससे जो दलित थे उनको सरकारी नौकरी में प्रवेश मिला। शहरी क्षेत्रों में वो शिक्षा हासिल करने लग गए, शहरों में जाकर वो हायर एजुकेशन लेने लग गए एंड नौकरी के अवसर उनके लिए बढ़े। भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा व शहरीकरण को दलित मुक्ति का मार्ग बताया। जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भी कहा था कि दलितों के लिए सबसे अच्छा जो अपने भेदभाव से मुक्ति का रास्ता है वो शिक्षा ही है। शिक्षा और शहरीकरण के बल पर ही दलितों को मुक्ति मिल सकती है इस भेदभाव से। ठीक है, नेक्स्ट आता है महिला आंदोलन तथा प्रवासन। महिला आंदोलन के बाद महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई। बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने अब एजुकेशन लेनी स्टार्ट कर दी। नौकरी के लिए शहरों में प्रवासन किया। बहुत सारी महिलाएं थी जो कि नौकरी के लिए शहर चली गई। महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई। महिलाओं ने भी महसूस किया कि अब आत्मनिर्भर होने का समय आ गया है। आज आईटी सेवा क्षेत्र व उद्योगों में महिलाओं की श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। अगर हम आज की बात करें, आज के समय में आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें, ठीक है, सर्विस सेक्टर में, उद्योगों में महिला श्रमिकों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रवासन और विकास का आपस में क्या संबंध है। तो प्रवासन और विकास का जब भी आपसे संबंध पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप बताएंगे कि प्रवासन के क्या प्रभाव पड़े विकास के ऊपर। सकारात्मक प्रभाव कौन से पड़े, नकारात्मक प्रभाव कौन से पड़े, दोनों आपको बताने पड़ेंगे। तो देखिए, प्रवासन का विकास पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि रोजगार के अवसर बढ़े। ठीक है, देखिए, जब शहरों में बहुत सारे लोग आए मजदूरी करने के लिए, तो जो उद्योगपति थे उनको लाभ मिला। उनको अपने उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिक मिले। श्रमिकों की जो आवश्यकता थी वो पूरी हुई एंड इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े। शहरीकरण व औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। जब मजदूरों की कोई कमी नहीं रही तो औद्योगिकरण और भी तेज़ी से होने लग गया। ठीक है, जो उद्योगपति थे उन्होंने सोचा कि अब तो मजदूरों ने मिल ही जाएंगे, तो उन्होंने और भी ज़्यादा उद्योग खोलने शुरू कर दिए। ठीक है, तो शहरीकरण बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ा। रेमिटेंस से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अब जो लोग शहरों में आते थे काम करने के लिए, वो अकेले आते थे, ज़्यादातर अपने परिवार वालों को गांव में छोड़ के आते थे, तो उन्होंने गांव में पैसा भेजना शुरू किया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ठीक है, जो लोग शहरों में काम करते थे वो क्या करते थे, यहाँ पे कमाते थे एंड पैसे अपने गांव में भेज देते थे। तो इससे जो उनका परिवार गांव में रह रहा था उनके पास भी पैसे आ गए थे, तो वो उस पैसों को कंज्यूम कर रहे थे, उनसे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे थे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ी, पैसों की सप्लाई बढ़ी। सामाजिक जागरूकता व समानता में वृद्धि हुई। समाज में जागरूकता आई। अब लोगों को महसूस हुआ कि अब
एक होने का समय आ गया, समानता में वृद्धि हुई। हर व्यक्ति ने महसूस किया कि किसी के साथ भेदभाव करना गलत है। एंड अब एक होने का समय आ गया है। सभी लोग जागरूक हुए एंड जागरूकता के साथ समानता में भी वृद्धि हुई। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े प्रवासन के? तो प्रवासन के नकारात्मक प्रभाव ये पड़े कि झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार हुआ। अब जैसे आदिवासी जो थे, जो जंगलों में रहते थे, उनको जब विस्थापित किया गया तो उनको कोई और जगह नहीं मिली शहरों में आने के बाद, ना उनको पुनर्वास दिया गया, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। ठीक है, तो झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार बढ़ा। आप आज भी देखते हैं शहरों में आपको झुग्गी झोपड़ी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो टेंट होते हैं, टेंट में लोग रहते हैं, उसको झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है। उसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा हुआ। ये एक नकारात्मक प्रभाव माना जाता है प्रवासन का। असंगठित क्षेत्र में शोषण बढ़ा। अब देखिए, जब मजदूरों की सप्लाई बहुत बढ़ गई, जब मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ गई, मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई, तो असंगठित क्षेत्र के जो उद्योगपति थे, जो मैनेजर थे, उन्होंने, जो कारखाने के मालिक थे, उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया श्रमिकों का, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक व्यक्ति छोड़कर गया तो दूसरा व्यक्ति तुरंत मिल जाएगा। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। अब वो जान गया था, जो मालिक था कारखानों का या असंगठित क्षेत्र का जो मालिक था, वो जान गया था कि अगर एक व्यक्ति को काम से निकाला तो दूसरा आसानी से मिल जाएगा, तो उसने शोषण करना शुरू कर दिया श्रमिकों का। अब कम वेतन दिया जाने लगा श्रमिकों को। ठीक है, इस तरीके से उनका शोषण बढ़ा। सांस्कृतिक पहचान का संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो लोग विस्थापित हुए थे उनको तो अपनी सांस्कृतिक पहचान पता थी, लेकिन उनके जो बच्चे थे उनको कोई नॉलेज नहीं थी अपनी संस्कृति की। ठीक है, तो धीरे धीरे नई पीढ़ी में सांस्कृतिक पहचान लुप्त होती गई। एंड एक समय आया कि उनकी सांस्कृतिक पहचान बिल्कुल ही लुप्त हो गई। ठीक है, क्योंकि जिनको सांस्कृतिक पहचान पता थी वो मरते चले गए, एंड जो नई पीढ़ी आई उनको पता नहीं था कि वो कभी वहाँ पे भी रहते थे अपनी पुरानी जगह पर जहाँ पे उनकी ये संस्कृति थी एंड ऑल दिस। ठीक है, तो सांस्कृतिक पहचान का संकट उत्पन्न हुआ। पारिवारिक विघटन। अब पारिवारिक विघटन का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेडिशन शुरू हो गया। ठीक है, जो मान लीजिए कोई बड़ा परिवार है, भरा पूरा परिवार, ठीक है, माँ बाप, 2-3 बच्चे, ठीक है, चाचा चाची, दादा दादी, वो सारे गांव में रहते थे। अब एक व्यक्ति है, उस परिवार का एक बच्चा है, उसको नौकरी करनी है, तो नौकरी की तलाश में वो अपना घर छोड़ के शहरों में आ गया। ठीक है, शहर में आकर यहीं पे बस गया, फिर यहीं पर उसने शादी भी कर ली। ठीक है, तो यहीं पर वो रहने लग गया। उसके माता पिता कहीं और रहते थे, वो अकेला कहीं और रहता था। ठीक है, तो इस तरीके से पारिवारिक विघटन हो गया, परिवार टूट गया। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेडिशन बढ़ गया। आइए अब देखते हैं सरकार की भूमिका। तो सरकार ने जैसे जैसे असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की जो मजदूरी थी वो बढ़ी, वैसे वैसे सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए कई प्रयास किए। जैसे मनरेगा योजना लेके आई सरकार, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दिए जा सके लोगों को। ठीक है, वन अधिकार कानून बनाए 2006 में, जिसमें कहा गया था कि आदिवासियों को वन में अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, भूमि सुधार किए सरकार ने, बहुत शहरी आवास योजनाएं बनाई ताकि शहर में लोग झुग्गी झोपड़ी में ना रहे। ठीक है, तो झुग्गी झोपड़ी में लोग ना रहे, इसके लिए उनको आवास दिए गए। ठीक है, बट कितने लोगों को आवास देते, सबको तो मिल नहीं पाया। आज भी अब हम देखते हैं कई लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए विवश हैं। ठीक है, इन नीतियों का उद्देश्य था मजदूरी वाले प्रवासन को कम करना व संतुलित विकास लाना। आइए अब कुल मिलाकर अगर हम इसका विश्लेषण करें तो सामाजिक आंदोलनों ने विकास की परिभाषा को बदला। पहले विकास सिर्फ आर्थिक वृद्धि था, अब विकास में सामाजिक न्याय, समान अवसर, मानव अधिकार, सहभागी विकास भी शामिल कर दिया गया। अब ये माना गया कि विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक वृद्धि नहीं है, विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ना नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ना नहीं है, बल्कि विकास का मतलब है कि हम जिस समाज में रह गए हैं वहाँ पे किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सामाजिक न्याय हो, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, मानव अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, सहभागी विकास मतलब सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर विकास करती है किसी भी देश का। अब विकास को सिर्फ आर्थिक वृद्धि नहीं माना जा रहा था, बल्कि विकास के और भी पहलू देखे जाने लगे।
प्रवासन अब सिर्फ आर्थिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बन गया। आइए निष्कर्ष देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद हुए आदिवासी, किसान, दलित व महिला आंदोलनों ने विकास नीतियों को प्रभावित किया, प्रवासन की दिशा को बदला। एंड आज विकास का अर्थ सिर्फ उद्योग और जीडीपी वृद्धि नहीं बल्कि समानता, अधिकार व गरिमापूर्ण जीवन है। आज विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उद्योग खुल गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी में वृद्धि आ गई है, नहीं, बल्कि आज के समय में विकास का मतलब है समानता, अधिकार व गरिमापूर्ण जीवन। तो आज के लिए बस इतना ही। यहीं पर हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।